हेलो व्यूअर्स। कई दिनों से हम बात कर रहे थे कि ग्रुप स्टेज में क्या सिचुएशन हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैचेस कुछ ज़्यादा मज़ेदार हो नहीं रहे थे, इसलिए मुझे लग रहा था कि अभी थोड़े सब्सटेंशियल नंबर ऑफ मैचेस हो जाएं उसके बाद बात करेंगे। लेकिन अब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लोरिडा का जो फेज़ है, अब इसमें तो इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ तूफान आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फ्लोरिडा में मैचेस होने के तो चांसेस अब बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, अब इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटली ग्रुप्स की क्या सिचुएशन है। और ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो जिसमें हम इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए सब लोग हैं, तो अब इसमें तो इंडिया के 3 मैचेस हो गए हैं और हमारा तो पहुंचना बिल्कुल तय है, क्योंकि अभी हमारा आखिरी मैच अगर होता है कनाडा से तो भी हमको जीतना है, और अगर नहीं होता है तो 1 पॉइंट मिल ही जाएगा। फिर यूएसए का लेकिन अभी ये बड़ा सा ट्रिकी मामला है, क्योंकि यूएसए का एक मैच बचा हुआ है, वो जो कि आयरलैंड से है। और आयरलैंड भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन अभी उनका मैच जो है वो काफी सिग्निफिकेंस रखता है, इसलिए क्योंकि उनके मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान हालांकि एक ही मैच जीता है और उसके 2 ही पॉइंट है, और अगर वो आयरलैंड के साथ, उनका भी मैच बाकी है, अगर वो आयरलैंड के साथ जीत गए मैच तो उनके 4 पॉइंट होंगे मैक्सिमम, और यूएसए के भी 4 पॉइंट होंगे। फिर उसमें ये सिचुएशन आ जाती है कि फिर यूएसए और आयरलैंड का जो मैच होगा उसमें अगर आयरलैंड यूएसए को सबसे पहले तो हरा दे और फिर उसके बाद हरा दे, और ऑब्वियसली अगर हरा दे तो प्रेजेंटली यूएसए की नेट रन रेट पाकिस्तान से कम है, तो अगर यूएसए हार जाती है आयरलैंड से तो फिर सीधे सीधे पाकिस्तान ऊपर आ जाएगी नंबर 2 पोजीशन पे। और अगर यूएसए जीत गई आयरलैंड से तो फिर पाकिस्तान सीधे बाहर होती है। और अगर कहीं इनमें से कोई भी मैच अगर वॉश आउट होता है तो यूएसए को पॉइंट्स मिल जाएंगे, और यूएसए को पॉइंट्स मिले तो फिर सीधे उसके 5 पॉइंट हो जाएंगे, तो पाकिस्तान, कनाडा और आयरलैंड सीधे बाहर हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन बन रही है ग्रुप ए की। फिर उसके बाद ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया ने 3 में से 3 मैचेस जीत लिए हैं। स्कॉटलैंड जो है उनको बड़ा फायदा हुआ, जो एक मैच उनका इंग्लैंड के साथ नो रिजल्ट हुआ। हालांकि उस मैच में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस टीम का फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने वो जो 10 ओवर का मैच हुआ था उसमें उन्होंने 90 रन बनाए थे, और अल्टीमेटली डकवर्थ लुइस के बेसिस पे उनको 109 रन का टारगेट मिला था इंग्लैंड को 10 ओवर में चेस करने के लिए। अगर वो मैच होता तो हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड जीत ही जाती, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 80-20 द मैच वाज इन फेवर ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि 10 ओवर में देखिए 109 रन बनाना आसान बात नहीं है। और जब आपको मालूम है कि आपका क्वालिफिकेशन इस मैच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपैरेटिवली स्कॉटलैंड एक वीक टीम मानी जाती है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो नॉर्मल कंडीशंस में तो इंग्लैंड को हर हालत में जीतना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हो गई थी और जो स्कोर बना दिया था स्कॉटलैंड ने बहुत सरप्राइजिंगली बिना कोई विकेट खोए, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड वाज फेवरेट टू विन दैट मैच। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं हम कि किसकी किस्मत खराब रही। मैं तो ये समझूंगा कि स्कॉटलैंड की किस्मत खराब रही, क्योंकि अगर वो मैच हो गया होता पूरा तो शायद उनको 2 पॉइंट मिल जाते। तो खैर ठीक है, 3 मैचेस में अभी स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड के 3 मैचों में 3 पॉइंट हैं, क्योंकि उन्होंने एक मैच जीता है, एक उनका नो रिजल्ट रहा है। नामीबिया और ओमान के बारे में बात करने का मतलब नहीं है। हालांकि अब इंग्लैंड ने जो 3 मैच से एक मैच जीता है वो ओमान के अगेंस्ट कल रात को जीता, जिसमें उन्होंने 47 पे उनको ऑल आउट कर दिया, और फिर 3 ओवर 1 बॉल में उन्होंने 48 का स्कोर कर लिया, और उसकी वजह से उनकी नेट रन रेट भी बढ़ गई है। अब मामला हो जाता है ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच में जो मैच बाकी है उसके ऊपर। ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली मुझे लगता है नॉर्मल कंडीशंस में कि स्कॉटलैंड को हरा ही देगी, और उस केस में क्या होगा कि स्कॉटलैंड के 4 मैचेस में 5 ही पॉइंट रहेंगे, और इंग्लैंड अगर अपना अगला मैच नामीबिया को हरा दे, और ऐसे हराए कि मतलब हरा देगी, तो ऑब्वियसली इनकी स्कॉटलैंड से ऊपर ही रहेगी पोजीशन नेट रन रेट के हिसाब से भी, क्योंकि इनके भी 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो फिर उस केस में इंग्लैंड आ जाएगी ग्रुप बी से। लेकिन अभी यहाँ हिमांशु पाल ने मुझे कहा था, मैसेज लिखा था कि जॉश हेजलवुड ने कुछ ऐसा मैसेज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा कहा कि हम तो इंग्लैंड को हराने के लिए कुछ भी करेंगे।
तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था, इसलिए मैंने कुछ कमेंट नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन मैंने फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें जो जॉश हेजलवुड से पूछा गया, तो जॉश हेजलवुड ने कहा कि कमिंग सच काइंड ऑफ ए सिचुएशन वी विल डू एवरीथिंग टू कीप इंग्लैंड आउट बिकॉज इंग्लैंड इज अ डिफिकल्ट टीम। अब मैं ये नहीं समझता हूं कि जॉश हेजलवुड के कहने का मतलब ये था कि हम जानबूझ के हार जाएंगे। मतलब हमारे हाथ में मुझे ये देखिए, ये बात मेरे गले उतरती नहीं है कि कोई ऑस्ट्रेलियन इस तरह से बात करेगा। हालांकि जॉश हेजलवुड मुझे नहीं लगता कि मतलब मैंने उसको कभी बोलते हुए ज्यादा सुना नहीं है, तो वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे कोई कैसे बोलता है वो तभी पता चलता है जब या तो वो टीम मैनेजमेंट में हो या फिर कैप्टन हो या वाइस कैप्टन हो एटलीस्ट। तो इसलिए जॉश हेजलवुड को मैंने कभी ज्यादा बोलते सुना नहीं है। इंटरव्यूज भी ज्यादातर क्रिकेट के बारे में ही होते हैं, तो मुझे मैं ये नहीं समझता कि जॉश हेजलवुड के कहने का मतलब ये था। हो सकता है कि उसको सिचुएशन मालूम ही ना हो कि अभी क्या सिचुएशन है और क्या स्कॉटलैंड से हार के वो इंग्लैंड को बाहर कर सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि जॉश हेजलवुड को पता थी ये बात कि अगर इंग्लैंड को बाहर रखना है तो ऑस्ट्रेलिया को स्कॉटलैंड से मैच हारना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये बात जॉश हेजलवुड को पता थी, और अगर पता होती या नहीं होती जो भी है, कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ये कहेगा कि हम मैच हार जाएंगे। क्योंकि कुछ भी हो, देखिए ऑस्ट्रेलियंस मैच हमेशा जीतने के लिए ही खेलते हैं। हमने अभी तक वो चाहे बाय हुक और क्रुक, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए वो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड से कोई डरते हैं। इंग्लैंड से उनको किसी भी टीम को देखिए जो वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग वाली टीम्स होती हैं, उनको पता है कि अगर हमको वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर हम ये नहीं सोच सकते कि फलाना उससे हार जाए या ठिकाने के मैच में बारिश गिर जाए तो वो बाहर हो जाए। ये देखिए कभी कभी आदमी ठीक है सोचने के लिए खुश हो जाता है कि अरे यार ऐसा हो जाए तो अच्छा है, बट उन्हें पता है कि अगर वो सामने वाली टीम आ भी सकती है ना, सामने आ सकती है, तो उन्हें तो हरा के आप मैच जीत सकते हो या टूर्नामेंट जीत सकते हो। तो मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें ऐसा बहुत ज्यादा कुछ उसने नहीं कहा, क्योंकि उसने बाद में देखिए कहा भी कि एक पॉइंट पे उसने कहा भी कि डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट एंड द कैप्टन व्हाट दे डिसाइड। तो ये देखिए ये नहीं हो सकता कभी भी, इतने ओपन प्लेटफॉर्म पे कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जानबूझ के मैच हार जाए, क्योंकि इतना तो सबको पता होगा कि ये ऐसा होगा तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। और ये तो देखिए पता चल जाता है, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर स्कॉटलैंड से जानबूझ के हारेगी तो फिर बहुत ऑब्वियस करना पड़ेगा उनको कुछ, तो उस केस में तो बहुत थू हो जाएगी और ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है हिमांशु ये मतलब मुझे ऐसा कुछ, आई एम गिविंग देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, सीधी सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा जानबूझ के कहा उसने या उसको मालूम था कि वो क्या कह रहा है। चलिए, तो अब ये तो सिचुएशन है, अब ये मैच डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड में क्या होता है। और स्कॉटलैंड तो खैर हारना है, मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस तो ये हैं कि इंग्लैंड आ जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड अपना आखिरी मैच नामीबिया से जीत जाएगा। और उसके बाद चले हम ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी में तो बहुत बड़ा तहलका मच गया है। न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार गई। न्यूजीलैंड जो पहला मैच अफगानिस्तान से हारी 75 रन पे ऑल आउट होके, तो वो तो मुझे थोड़ा बहुत जबरदस्त ताज्जुब सा हुआ। हालांकि अफगानिस्तान जो है T20 में इट्स अ फोर्स टू रेकन विद, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो लोग तो T20 खेलते आए हैं। और फिर T20 में हम ये जानते भी हैं कि ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि नामीबिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल मतलब बहुत कम है। जब तक कि ऑस्ट्रेलिया के 4-5 प्लेयर बीमार ही ना पड़ जाए, वो तब, या फिर बॉल विकेट में सुर्रा होके जाने लगे तो बल्लेबाजों के बैट में ही बॉल ना लगे, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन मुझे लगती नहीं है। और न्यूजीलैंड तो प्रैक्टिकली बाहर है, क्योंकि दो टीमें ऑलरेडी अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के 6-6 पॉइंट्स हो ही गए हैं। अब उन दोनों का आपस में ही मैच है, तो वो हारे या जीते जो भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। न्यूजीलैंड बाहर है, अब न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। अब साइमन डूल जो उनका कमेंटेटर है, उसने एक चीज बड़ी चुटकी ली, उसने कहा कि न्यूजीलैंड जो है ये T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, उसके पहले ये लोग तो मतलब उसने ऐसा IPL का नाम नहीं लिया,
लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि देखिए न्यूजीलैंड के बहुत सारे प्लेयर्स, 8-10 प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे। अब आईपीएल खेल रहे थे जिसकी वजह से जो पाकिस्तान इनकी टीम गई थी वो सी और डी ग्रेड की टीम गई थी, जिन्होंने हालांकि उन्होंने भी पाकिस्तान को धूल चटा दी थी अच्छी तरह से, वो तो खैर बात अलग है। लेकिन साइमन डूल का कहना यह था कि भैया आप लोग आईपीएल खेल रहे हो और आप आईपीएल में भी बेंच पे बैठे हुए थे, आप खेल नहीं रहे थे, तो अब इसका तो नुकसान होगा ही आपको कि आप खेल नहीं रहे थे, और इस वजह से आप जब ये आए हो T20 वर्ल्ड कप खेलने तो आपका तो नुकसान होना ही था। लेकिन साइमन डूल को एक बात समझनी चाहिए थी कि जब ये चल रहा था टूर्नामेंट आईपीएल का, उस टाइम अगर मान लीजिए न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयर्स आईपीएल में खेलने से मना कर देते और वापस घर पे भी रहते तो कर क्या लेते, खेलते कहां, कौन खेलता उनके साथ, उनके पास ऑप्शन क्या था? वो बाकी पूरी दुनिया के सारे प्लेयर्स तो यहां खेल रहे थे, तो उनके पास ऑप्शन एक ही बचता कि वो जो डी ग्रेड टीम उन्होंने पाकिस्तान भेजी थी उसके बजाय खुद चले जाते वहां। उससे उनको क्या फायदा हो जाता, उससे क्या फायदा होता? मतलब आप अगर ये कहें कि नहीं आईपीएल मत खेलो, आप प्रैक्टिस करो या आप दूसरी टीम के साथ खेल लो, तो उस टाइम पूरी दुनिया में एक ही टीम अवेलेबल थी, पाकिस्तान, जिसको कि हम बुलाते नहीं आईपीएल में इस वजह से, और जिनको कि आपकी डी टीम धोके आ गई थी, तो फिर क्या फायदा होता? सबस्टैंडर्ड टीमों के साथ प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा आपका? तो मुझे, और ऐसा नहीं है कि आईपीएल में जो टीम ये बेंच पे बैठे हुए थे प्लेयर्स जैसे केन विलियमसन या और भी प्लेयर्स बाहर बैठे रहे, मिचेल सेंटनर ने काफी मैचेस मिस किए, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। प्रैक्टिस तो अल्टीमेटली नेट प्रैक्टिस तो ये लोग वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ ही कर रहे थे ना, जो आईपीएल में सारी टीमों में खेल रहे थे। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये साइमन डूल के इसमें कोई दम है, ये बेकार की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टॉप क्लास की कोई ऑस्ट्रेलिया के साथ आप सीरीज खेल लेते आईपीएल ना खेल के, सारे ऑस्ट्रेलियंस भी इधर ही थे। तो अब बात वही है यार कि आपकी टीम के प्लेयर्स में अगर क्वालिटी होती, T20 को इतना ज्यादा एग्रेसिवली खेल सकते, तो फिर वो आईपीएल की अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स में भी होते ना। तो फिर क्या आप, मतलब सीधी सी बात है कि आपसे बेटर प्लेयर्स यहां थे आपकी टीम से, तो वही लोग टीम में खेल रहे थे। आज अब देखिए अफगानिस्तान के कितने प्लेयर्स खेल रहे थे आईपीएल में। अफगानिस्तान की टीम ने जो न्यूजीलैंड को धोया है वर्ल्ड कप में, तो रीजन यही है ना कि उनके T20 के प्लेयर्स बेटर हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स से, इसी वजह से वो न्यूजीलैंड को हरा पाए। और अगर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इतने अच्छे होते कि वो अफगानियों से अच्छे होते, तो वो आईपीएल की टीम में होते, खेल रहे होते मैचेस। कितने प्लेयर्स ने मैचेस खेले? तो आपके टीम के प्लेयर्स की लिमिटेशंस हैं, जो कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के मैच में एक्सपोज हो गए आप लोग। तो उसमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है भैया। तो आप T20 के मोड में अपने प्लेयर्स को ट्रेन करो। साइमन डूल को मेरी सलाह है कि भैया कुछ मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो आप, कि आपकी टीम के प्लेयर्स अगर बेंच पे बैठे थे आईपीएल में, तो उसका रीजन क्या है। वो एक चीज उसमें से जरूर है कि वो जो ग्लेन फिलिप्स जो बाहर बैठा रहा, मैं उसके लिए अग्री नहीं करता हूं। वो तो उसके लिए तो आप व्यूअर्स गवाह हैं इस बात के कि मैं तो हमेशा से एडवोकेट करता था कि ग्लेन फिलिप्स को होना चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, अब जो भी उनकी टीम की कॉम्पोजिशन थी एसआरएच की, अब उसकी वजह से खिलाया नहीं खिलाया वो बात की बात है, तो अब उसके बारे में बात करना बेकार है। लेकिन मेरी साइमन डूल के आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट मेरा ये एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद ग्रुप डी की हम बात करें तो ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका ने 3 में से 3 मैच जीत लिए अपने। वो बांग्लादेश से बच गए जरा सा, नहीं तो हार जाते। बांग्लादेश के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं और इनको बहुत अखर्रा होगा। वो जो 4 रन, वो जो आईसीसी के रूल की वजह से इनका नुकसान हो गया। अगर वो बकवास रूल नहीं होता तो ये लोग वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीत गए होते। अब ठीक है, उसके बारे में लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। अब इसको ये है कि इनको आईसीसी के फोरम पे इनको स्ट्रांगली लेना चाहिए। हालांकि हम ये सुन रहे हैं कि शायद वो गया भी है रिकमेंडेशन आईसीसी में कि इस रूल को चेंज किया जाए। देखेंगे, वो बात की बात है। उसके बाद नीदरलैंड्स। अब नीदरलैंड्स कल हार गई बांग्लादेश से, तो नीदरलैंड्स के 2 ही पॉइंट हैं। अब तो कोई सवाल ही नहीं है, इसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश ग्रुप डी से पहुंच जाएंगे। तो अब ग्रुप डी से पहुंच जाएंगे तो देखते हैं, अभी ये 1-2 दिन में और फ्लोरिडा के सारे मैचेस हो जाएं तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अब ये जो सुपर 8 में जो मैचेस होंगे, कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी। हालांकि इन्होंने, आईसीसी ने पहले ही कर दिया है ये कि सुपर 8 में ग्रुप में
A1 B1 C1 D1 ये है और जो भी है। तो प्री टूर्नामेंट सीडिंग इन्होंने ऑलरेडी कर दी थी कि A1 इंडिया रहेगी, A2 पाकिस्तान रहेगी, B1 इंग्लैंड रहेगी, B2 ऑस्ट्रेलिया रहेगी। तो अब इस हिसाब से सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पहला मैच तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये अब ये इसके पीछे लोगों ने कुछ सोच के ही किया होगा कि भाई ठीक है। तो मतलब ये खैर अब ये इनकी इकोनॉमिक्स का भी चक्कर रहता है। तो चलिए ये हो गया, ये है सिचुएशन अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। और अब फ्लोरिडा के फेज के जब मैचेस होंगे पता चल जाएगा आज और कल में हमको कि क्या होने वाला है, मैचेस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हालांकि इंडिया का कनाडा के साथ मैच से तो कोई मतलब नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच होता है या नहीं, और आयरलैंड और यूएसए के मैच में क्या होता है। ये दो मैचेस अब प्री सुपर 8 स्टेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं में हमको इंटरेस्ट रहेगा। अब ये मैचेस हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो हम लोग कल बात करेंगे कि अब सुपर 8 में क्या सिचुएशन बनती है। बाकी एक हमारा जो इंडिया और यूएसए के बाद का जो मैच का जो एनालिसिस हमने किया था, उसके बाद हिमांशु कह रहे थे कि अरे आप ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हो इनके ऊपर और आपको थोड़ा सा लीनियंट रहना चाहिए कि भाई नहीं तो विराट कोहली के जो फैंस हैं तो विराट कोहली के फैंस छोड़ के चले जाएंगे, अल्टीमेटली देखिए आपकी रीच नहीं बढ़ेगी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं हिमांशु का जेस्चर कि हिमांशु को लगता है कि मुझे थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। लेकिन हिमांशु आप भी तो ये देखो ना, आप मुझे मेरे ख्याल से यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट व्यूअर्स, और आपको पता है आप आदि के साथ, आदि जब बीच में बिजी हो गए थे तो उसके बाद मेरे ख्याल से हिमांशु सबसे ज्यादा रेगुलरली वॉच करते थे, कमेंट करते थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि यार मेरा तो देखो एनालिसिस करने का तरीका वही है, आप जानते हो, तो उसके बावजूद भी आप रेगुलरली वॉच करते हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात तो मेरे ख्याल से आप जितने भी व्यूअर्स हैं सब लोग ये बात मानेंगे कि मेरा चैनल जो मैंने शुरू किया था वो तो मैंने शुरू इसलिए किया था कि बाकी चैनल जो है वो बात सच्चाई की करते ही नहीं है। हम यहाँ पे हीरो वर्शिपिंग करने के लिए तो नहीं है ना, ये बात तो आप लोग जानते हो ना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करेंगे। देखिए आप सब लोगों को पता है, जो हमारे रेगुलर ओल्ड व्यूअर्स हैं, कि मैं सुनील गावस्कर का फैन रहा हूं, मैं कपिल देव का फैन रहा, मैं वीरेंद्र सहवाग का भी फैन रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका कमला को पसंद करने का जो वो है उसको भी मैं अप्रिशिएट करने लगूं। मैंने इन लोगों के खूब कपड़े उतारे हैं कि आप लोगों को ये बिल्कुल हक नहीं है कि आप इस तरह का ये चीज प्रमोट करो, और इस बारे में मेरे बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस हैं। चाहे आप कुछ भी हो तो आपका यू आर रोल मॉडल्स, आप इतने अच्छे क्रिकेटर्स रहे हो, आप इस तरह की चीजें प्रमोट करोगे तो आई डोंट लाइक इट। चाहे आप कितने भी बड़े हो, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है, आप लोगों ने ये भी देखा है कि हम विराट कोहली की अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो अगर वो अच्छा खेलेगा तो हम उतनी ही अच्छी तरह से तारीफ भी करेंगे उसकी, और की भी है हमने, और आगे भी करेंगे। हमको कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप सभी लोग ये इस बात के गवाह हैं। हमने आईपीएल में कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था हार्दिक पांड्या का, खूब गालियां दी, सब कुछ किया, खूब मजाक उड़ाया, सब कुछ बिल्कुल उसके धागे खोल के रख दिए हमने। लेकिन एट द सेम टाइम जब एक बार आईपीएल खत्म हुआ, हमने तुरंत ये बात भी कही कि अब हमें हार्दिक पांड्या के आईपीएल में जो मैनरिज्म था या जो उसका बिहेवियर था, जो बैकग्राउंड था, वो अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो इंडियन टीम का प्लेयर है और वी विश हिम वेल, वी वांट हिम टू डू वेल, वी वांट हिम टू डू बेटर, और हमें पता है कि वो कर सकता है। तो वो, और अभी जब उसने किया है हमने बिल्कुल दिल खोल के तारीफ भी की है। अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, हालांकि ठीक है, वो हमको ये भी पता है कि अभी तो बॉलर फ्रेंडली विकेट्स थे तो उसको जरा फायदा हो गया, अभी वेस्ट इंडीज में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक विराट कोहली के क्रिटिसिज्म का सवाल है, तो ये बात तो हमने, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि वर्ल्ड कप की जब टीम अनाउंस हुई थी और जब ये कहा गया था कि विराट कोहली को, वी आर लुकिंग एट विराट कोहली एज एन ओपनर, हमने तभी कहा था कि ये तो बिल्कुल फ्लॉड इनका आर्ग्यूमेंट है, ये तो चल ही नहीं सकता है किसी भी हालत में नहीं। और दूसरी बात ये है कि हम देखिए आज पूरी दुनिया में जितने भी, आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, यूट्यूब का या कोई टीवी चैनल या एक्सपर्ट से बात कर लें या पुराने क्रिकेटर्स, आज सारे लोग दबी जबान में, संजय मांजरेकर ने कह दिया है कि विराट कोहली को 3 नंबर पे आ जाना चाहिए। संजय मांजरेकर को अब समझ में आया? तो फिर अब आप ये बताइए, अब इन लोगों का ओपिनियन हमारे लिए कैसे मैटर करेगा? यू आर बीइंग वाइज आफ्टर द इवेंट,
और ये बात हमने तो 2 महीने पहले कह दी थी। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, विराट कोहली से मुझे शिकायत इस बात से है कि तुम गेम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो। अब यहां जब ड्यूरिंग आईपीएल वो खूब ओपनिंग में स्कोर करके रन बना रहा था, जब विराट कोहली को सुनील गावस्कर ने तो हालांकि बोला भी नहीं था, ये पता नहीं कहां से बात आ गई थी कि इसकी स्ट्राइक रेट कम है, या बीच में एक किसी ने, इंडियन एक्सप्रेस ने को चला दी थी एक न्यूज कि विराट कोहली को कंटेम्पलेट कर रही है बीसीसीआई की वेस्ट इंडीज ले भी जाएंगे कि नहीं क्योंकि इसकी स्ट्राइक रेट कम है। उसमें सुनील गावस्कर का कोई लेना देना नहीं था, वो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी। उसके बारे में भी हम वीडियो कर चुके हैं, आप लोगों को मालूम होगी ये बात। तो उस टाइम हमने ये कहा था कि भैया ये कहां से बात आ रही है, और सुनील गावस्कर ने तो इस बारे में कोई बात नहीं की थी। लेकिन क्या है, विराट कोहली को घूम फिर के अब उसने जो वो मैच के बाद इंटरव्यू दिया कि कमेंटेटर्स वहां बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कभी खेला भी नहीं है और उस तरह की बात। तो आप ये बाहर की बातें, फिर उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि नहीं आउटसाइड नॉइस हमको परेशान नहीं करती है, वी डोंट लिसन टू द आउटसाइड नॉइस। लेकिन ये तो आउटसाइड नॉइस ही थी ना जिसका आप जवाब दे रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे, नेशनल टीवी पे, वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में, या फिर उसके बाद आपको याद होगा ये जब इसमें नॉकआउट्स में पहुंच गए थे प्लेऑफ्स में, तब भी जियो सिनेमा ने एक इसका इंटरव्यू किया था, उसमें भी लगा हुआ है बात करने, मैंने इतने मैचेस जिताए हैं और मैंने इतना ये सब किया है और मैंने सब ग्राउंड पे ही सीखा है, मुझे पता है कैसे जिताना है मैच, कैसे प्लान करना है। अपने मुंह से ही जब अपनी बातें कर रहे हो और उसके बाद तुम सारी उन्हीं बातों का जवाब दे रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो फिर हमको तो वो बात बोलनी पड़ेगी ना। ये जनता, तो मैंने कहा ना कि ये जितने लोग फैंस बनते हैं ये एक्चुअली फैंस नहीं है, ये जबरदस्ती चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं प्लेयर्स को। हम यहाँ विराट कोहली की अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो कल उसकी अच्छी पारी होगी तो हम उसकी उतनी ही तारीफ करेंगे। हमने मेलबर्न 22 में, खैर हमारा चैनल उस टाइम था नहीं, हमने शुरू नहीं किया था, लेकिन आज भी मैं तारीफ करता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स प्लेड इन ए T20 मैच बाय विराट कोहली एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं है कि हमको कोई दुश्मनी है, लेकिन हमारे कहने का मतलब वही है कि भैया उसमें भी सिचुएशन वही थी जो कि अब कभी भी हो सकती है। तो यू आर नॉट कट आउट फॉर ओपनिंग। ओपनिंग इज ए स्पेशलिस्ट जॉब। आप मत समझो कि आईपीएल में आपने कर लिया ओपन और उसके बाद देखिए, ये जो विराट कोहली के स्टेटमेंट के बाद सुनील गावस्कर ने बोला था कि ये क्यों आप लोग इसको बार बार दिखा रहे हो, किन कमेंटेटर्स को ये क्रिटिसाइज कर रहा है विराट कोहली, स्टार स्पोर्ट्स को बहुत आड़े हाथों लिया था सुनील गावस्कर ने। तो उस टाइम विराट कोहली ने उसके बाद अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव की है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वो सिर्फ दिखाने वाली बात थी। लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि आप सिर्फ आईपीएल में ही कर सकते हो ये, क्योंकि आईपीएल में पिचेस आपके हिसाब से बनाई जाती है, आपके, मेरा मतलब बल्लेबाजों के हिसाब से, बाउंड्रीज छोटी रखी जाती है। और कुछ भी हो यार, इंटरनेशनल मैचेस में जो बॉलर्स मिलते हैं आपको, आईपीएल के बॉलर्स का वो क्वालिटी नहीं है ना। उसमें आपको कुछ तो बीच में इंडियंस मिलते हैं ना, तो आपको सारे तो बिल्कुल टॉप क्लास बॉलर्स नहीं मिलते हैं। तो फिर यहां पे खेलना आपके लिए आसान है। और बात वही होती है कि हमने ये बात तो 2 महीने पहले कह दी थी। अब कोई ये कहे कि तुमने कौन सी क्रिकेट खेली है, हमने कोई क्रिकेट नहीं खेली है। मैं तो हमेशा से ही कहता हूं कि हमने तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिकेट खेला है। हमने तो कुल मिला के अपनी लाइफ में कोई 600-700 ओवर से ज्यादा बॉलिंग भी नहीं की होगी और कोई बहुत 2000 से ज्यादा रन भी नहीं बनाए होंगे, और वो भी बहुत छोटे लेवल पे। लेकिन इसका मतलब ये कि हमको क्रिकेट की समझ नहीं है, ये सोचना किसी भी क्रिकेटर के लिए, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि यहां तो कॉमन सेंस की बात हो रही है ना। हमने ये नहीं कहा कि विराट कोहली की कवर ड्राइव में वो ऐसा इंप्रूव कर सकता है कि वो पैर को यहां ले जाए और वहां ले जाए, वो हम नहीं सिखा रहे हैं। हम तो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? प्लान फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। हमेशा से मैं तो यही कहता हूं, मेरा तो प्रोफेशन ही यही है। मेरे तो जो भी क्लाइंट्स हैं, मैं सभी को यही बात बोलता हूं कि भैया प्लान फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो आप विजुअल थिंकिंग करके तो नहीं जा सकते ना कि अरे सब कुछ बढ़िया होगा और सामने वाले का जो बेस्ट बॉलर है वो बीमार पड़ जाएगा मैच के दिन। तो अब आप तो ये भी सोचने लगो ना कि जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क तीनों को डायरिया हो जाएगा तो हम मैच जीत जाएंगे। ये सोच के आप जाओगे क्या यार फाइनल खेलने? ये तो नहीं होता है ना।
तो ये तो इसी तरह की बात कर रहे हैं ये लोग कि विराट कोहली से ओपन करा दो, वो तो बना देगा रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मिचेल स्टार्क के सामने आप क्या सोच रहे हो यार? विराट कोहली से रन बनेंगे ओपन में? एक मिचेल स्टार्क, दूसरा जॉश हेजलवुड, ये छोड़ेंगे विराट कोहली को यार? क्या बात कर रहे हो? ट्रेंट बोल्ट ने तो तुम्हारे मतलब धागे खोल के रखे हुए हैं यार। और दूसरी बात यह है कि आपको T20 में रन बनाना है 6 ओवर में। अब जब रन बनाने आप जाओगे तो आपका विकेट जाएगा ही जाएगा, और फिर पीछे से कौन संभालेगा आपको? हमारा तो आर्ग्यूमेंट हमेशा से, आज पूरी दुनिया में सारे टीवी चैनल, सारे कमेंटेटर, सारे प्लेयर्स यही बात कर रहे हैं, जो कि हम और आप, मैं अकेले क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, आप लोगों ने भी ये सारी बातें अग्री की हैं, सारे लोगों ने। अभी वो देखिए, गौरव चतुर्वेदी ने तो पूरा पैराग्राफ लिख दिया कि ये क्या है, मतलब गौरव चतुर्वेदी ने खूब क्रिटिसाइज किया है, सौरव प्रकाश ने कितना क्रिटिसाइज किया है, हिमांशु पाल ने तो ये लिखना ही बंद कर दिया। अब इस बारे में लिख लिख के परेशान हो गए कि लिखने से फायदा क्या है। फिर उसके बाद सिड ने लिखा कि भैया ये 3 नंबर पे क्यों नहीं भेजते हैं। अमन मिश्रा कह रहे हैं, अक्षय मूंगी कह रहे हैं कि सारे के सारे हम सब लोग इसी बात पे, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज ना। तो हमको क्या, विराट कोहली के फैंस की क्या जरूरत है हमको हमारे चैनल पे? हमें अपनी तरह के लोग ही चाहिए ना। और यहां हम किसी को मतलब इंटेंशनली किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर इंडियन टीम का भला चाहते हैं ना, उसी के लिए बात हो रही है। हमको क्या चिंता है यार? अब कोई आदमी आके बोले अरे मतलब विराट कोहली ने 3 मैच में 5 रन बनाए हैं, उसके बाद आके बोले अरे तुमको पता है उसने 80 सेंचुरी बनाई है। इस आर्ग्यूमेंट का कोई लॉजिक है? बट होता क्या है ना, हम जो लॉजिक देते हैं, एक देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश that logic is for logical ears. If somebody who is listening to your argument is not thinking logically, then he won't agree with you. And we don't want anybody to agree with us. We are just telling the facts. If somebody is not able to understand, then we just can pray for him to get some more wisdom. That's it. तो इसलिए मैं ये कहता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मेरे चैनल पे आके कोई विराट कोहली का फैन आके मेरी वाह करे। अरे भैया, स्टे अवे फ्रॉम माई चैनल बिकॉज यू वोंट लाइक इट। यहां और दूसरी बात ये है कि कल के मैच में अगर अच्छा खेलेगा तो फिर आ जाना देखने, हम तारीफ भी कर रहे होंगे। तो हमें उससे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमारे देश की टीम का कबाड़ा मत करो। और यहां तो कबाड़ा सारे मिलके कर रहे हैं, इसलिए सारे गाली खा रहे हैं। तो अब ठीक बात है, उसमें क्या है। तो ऐसा ही है। किलर AK-47 जो है हमारे उमाकांत भाई गोवा से, वो कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को सैक ही कर दो। किलर AK-47 तो बहुत ही नाराज हो गए, राहुल द्रविड़ को निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। और ये कह रहे हैं कि ये आप अपना एनालिसिस का वीडियो जो है BCCI को भेज दो। अरे भैया, मेरे पास होती तो ये फैसिलिटी तो मैं कर ही देता, अब मुझे क्या पता। और दूसरी बात, BCCI हमारी सुनने वाले हैं। अरे यार, फॉर दैट मैटर आप किसी राहुल द्रविड़ या इनसे भी बात कर लो। ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, डज इट मेक सेंस? इज इट लॉजिकल? तो लॉजिकल आप लोगों को तो लगता है ना, तभी तो आप लोग अग्री करते हैं, तभी तो आप लोग ये कमेंट्स लिखते हैं ना कि इट डज मेक सेंस कि विराट कोहली को 3 नंबर पे लाओ। वो लेकिन अब इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट लॉजिक इज फॉर लॉजिकल ईयर्स. If you are not ready to understand, or if you are not ready to accept somebody else's opinion about a thing that is perfectly logical, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो you are doomed for defeat. करो, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन ये है कि हमको दुख होता है ना भैया कि हमारी टीम है यार, तो क्यों कबाड़ा कर रहे हो इसका। जॉय खान ने भी कहा कि अरे सही कह रहे हो आप। फिर उसके बाद अक्षय मूंगी ने देखो लिखा, यशस्वी शुड बी ओपनिंग एंड विराट एट नंबर 3. सिड ने तो लिख ही दिया। गौतम कह रहे हैं कि 3 नंबर पे भेजो। अब क्या हम लोगों को कौन सी दुश्मनी है विराट कोहली से? अब सद्दाम ने लिखा कि विराट कोहली का शटअप कॉल कहां गया। अब देखिए, आप आ जाती है ना बात, अब आ गई ना बात निकल के कि तुम IPL में तुम शटअप कॉल दे रहे थे चेन्नई के सामने जनता को, अपने ही इंडियन फैंस को तुम शटअप कॉल दे रहे हो। अब क्या हुआ? उस टाइम भी हमने वीडियो किया था कि ये मत करो, बेइज्जती होती है इससे। जब पैंट फटेगी यहाँ वर्ल्ड कप में, फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अब बताइए आप, अब कहाँ गए? अब फैंस को भी सुनना पड़ता है, क्योंकि कुछ तो भी यार। हीरो 7638 इनने लिखा, देखो ऑस्ट्रेलिया से देखकर सीखना चाहिए टीम इंडिया को। अब बात सीधी सी वही है भैया, कॉमन सेंस से ढंग से प्लान करके करो यार, क्या मजाक कर रहे हो।
सिड ने लिखा है होपफुली विराट विल कम गुड व्हेन इट मैटर्स मोस्ट बट इट इज अ परफेक्ट स्लैप टू दोज हु थिंक विराट वुडंट स्ट्रगल एट द ओपनिंग। बात सही है ना, किसको नहीं पता था कि यार ये स्ट्रगल करेगा। ठीक है, उसमें 50% चांस था कि वो सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन वो 50% नहीं था चांस यार, 50% नहीं था। ओपनिंग ऐसा मजाक नहीं है कि हर कोई जाके कर ले यार। अगर ऐसा ही होता तो विवियन रिचर्ड्स ने अपनी पूरी जिंदगी में नंबर 3 और नंबर 4 पे बैटिंग क्यों की यार? वो भी तो आ सकता था ना ओपनिंग में। बड़े बड़े बैट्समैन जो हुए हैं, ब्रायन लारा ने तो खैर की ओपनिंग, ब्रायन लारा ने की ओपनिंग, लेकिन आप क्या समझते हो हर कोई आदमी चला आता? ऐसा थोड़ी होता है यार। चलिए, तो आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो सकता है, और बीसीसीआई को कुछ समझ में आएगा या सुपर 8 में क्या चांसेस है। सुपर 8 में अब मोर और लेस तो हमको पता है कि सारी टीमें कौन सी हैं, तो क्या ये कुछ बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू और सेंड इन योर कमेंट्स। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।